देहरादून में जुटे निर्माण क्षेत्र से जुड़े निवेशक, सीएम धामी बोले हर क्षेत्र में होगा फायदा, होटल इंडस्ट्री में आएगा बूम। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के लिए निवेशकों को आमंत्रित करने सीएम धामी जाएंगे लंदन। 25 से 28 सितंबर तक होगा पहला रोड शो। देहरादून में केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने किया विद्या समीक्षा केंद्र का लोकार्पण, दी 141 पीएम श्री स्कूलों की सौगात। मसूरी बैंड के पास भूस्खलन से 22 घंटे बंद रहा नेशनल हाईवे। भूस्खलन होने से नेशनल हाईवे 707 करीब 50 मीटर से अधिक हुआ क्षतिग्रस्त। डेंगू की रोकथाम के लिए देहरादून में 4 दिन चलेगा महाअभियान। हॉट स्पॉट इलाकों से होगी शुरुआत, नोडल अधिकारी भी होंगे नामित। और आज भी बिगड़ा रहेगा पहाड़ का मौसम। दून समेत 8 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं आपके साथ मनोज मानस। रुक करेंगे खबरों का। खबर लक्सर से आ रही है। एम्बुलेंस ने बाइक सवार को मारी है जोरदार टक्कर। लक्सर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह हादसा हुआ है। बाइक सवार के ऊपर चढ़ गई है एम्बुलेंस। बाइक सवार को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। तो एम्बुलेंस ने बाइक सवार को कुचला है। इस दौरान बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। लक्सर से इस वक्त की अहम खबर दिखा रहे हैं। लक्सर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह हादसा हुआ है, जहां एम्बुलेंस बाइक सवार के ऊपर चढ़ी है, जिससे बाइक सवार को गंभीर चोटें आई हैं। बाइक सवार को इस दौरान गंभीर चोटें आई हैं। बाइक सवार को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। लक्सर से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, एम्बुलेंस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी है। लक्सर में रोडवेज बस स्टैंड के सामने यह हादसा हुआ है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं। एम्बुलेंस ने बाइक सवार को जोरदार टक्कर मारी। इस दौरान बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हुआ है। गंभीर हालत में बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब बात करेंगे अगली खबर की। केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया है। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ये एम्बुलेंस हल्द्वानी जेल में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को बहुत लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों के लिए जाना पड़ता है, जिसमें काफ़ी खर्चा भी आता है। लिहाजा CSR फंड ने 20 लाख की लागत से यह एम्बुलेंस दी है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के काम आएगी। वन नेशन वन इलेक्शन के मामले में केंद्र सरकार द्वारा विशेष सत्र बुलाने पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन पर सदन में और कार्य मंत्रणा की बैठक में ही सब कुछ सामने आ सकता है। उन्होंने कहा कि एक साथ चुनाव से सरकार का समय और पैसे दोनों बचेंगे। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको। आज इसमें आपके ऑक्सीजन सिलेंडर लगे हुए हैं और आपके मल्टी ऑर्गन मॉनिटर से लगे हुए हैं और ECG लगा हुआ है। सारी चीज़ें जो प्राथमिक जांचें होती हैं वो इसी में हो जाएंगी। अगली अहम खबर की, अखिल भारतीय ब्राह्मण उत्थान महासभा द्वारा आगामी 24 सितंबर को विशाल ब्राह्मण महाकुंभ हरिद्वार की तैयारियों को लेकर बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम संयोजक पंडित विशाल शर्मा ने बताया कि उत्तराखंड में पहली बार ब्राह्मण महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें समस्त भारतवर्ष से कई ब्राह्मण संगठन अपनी भागीदारी करने जा रहे हैं। ब्राह्मण महाकुंभ में सरकार के समक्ष 11 सूत्रीय मांगों को रखा जाएगा, जिसमें सरकार से ब्राह्मण की अनदेखी हो रही है। लगातार ब्राह्मणों में रोष व्याप्त है इस बात को लेकर
ब्राह्मण एकता का परिचय देने के लिए इसका आयोजन किया जा रहा है। शर्मा ने कहा कि उनकी प्रमुख मांगों में ब्राह्मणों को आर्थिक आधार पर आरक्षण एवं पुजारी पुरोहितों को मासिक भत्ता, कश्मीर में हुए नरसंहार की न्यायिक जांच जैसी मांगे शामिल हैं। बताया कि हल्द्वानी एवं नैनीताल जिले से बड़ी संख्या में ब्राह्मण सम्मिलित होंगे और यह भी बताया कि अगर सरकार ने हमारी मांगे नहीं मानी तो संपूर्ण ब्राह्मण समाज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलेगा। ब्राह्मण महाकुंभ जो हरिद्वार में होने जा रहा है 24 सितंबर को, इसमें पूरे उत्तराखंड और बाहर के भी जितने भी ब्राह्मण हैं एक मंच पर आकर के अपने एकता का परिचय दे रहे हैं। और हमारा किसी कोई भी तर्क वितर्क नहीं है, हमारा सीधा सरकार को संदेश है कि हमारे ब्राह्मण समाज में आज जो ब्राह्मण अपने अधिकारों से वंचित है उनको उनका अधिकार मिलना चाहिए। हल्द्वानी रुद्राक्ष बैंक्वेट हॉल में हमने बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की है। 24 सितंबर को जो हरिद्वार में ब्राह्मण महाकुंभ होने जा रहा है, स्वाभिमान की लड़ाई है हर ब्राह्मण के लिए, ये प्रथम बार उत्तराखंड में आयोजन होने जा रहा है, जिसमें पूरे भारतवर्ष से कई राज्यों से जो है ब्राह्मण शिरकत करेंगे और सरकार के सामने 11 सूत्री मांग रखेंगे जो ब्राह्मण की हमेशा आलोचना करते आ रही है हर समाज, हर सरकार, और अनदेखी कर रही है हमारी ब्राह्मणों के लिए। तो हम समस्त भारत का एकता का परिचय देकर के सरकार के बीच में 11 सूत्री मांग रखने जा रहे हैं। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। उत्तराखंड की खबरों में आगे बढ़ेंगे, उससे पहले यूपी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यूपी के देवबंद से इस वक्त की बड़ी और दिल दहला देने वाली खबर आ रही है। देवबंद से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर, पिता की लाश को बेटा अपनी गोद में लेकर जाता नजर आ रहा है। तो यूपी के स्वास्थ्य महकमे की एक और शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। तो यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के परिजन का यह हाल सामने देखिए। कुंवर ब्रजेश सिंह के मौसा को नहीं मिला है इलाज। तो यूपी के स्वास्थ्य महकमे की एक और शर्मनाक तस्वीर आप अपने आंखों से देखिए। मृतक को न बेड मिला है न स्ट्रेचर मिला है। यूपी के स्वास्थ्य महकमे के दावे और वादे की स्थिति आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के ये रिश्तेदार बताए जाते हैं जिनको अस्पताल में ना बेड मिला है ना स्ट्रेचर मिला है। तो पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के सगे मौसा बताए जा रहे हैं। उनके साथ अस्पतालों में ये रवैया अगर है तो आम जनता को इलाज कैसे मिलेगा, ये आप अंदाजा लगा सकते हैं। तो आपको बता दें कि मंत्री का फोन आने के 1.5 घंटे के बाद इनको एडमिट कराया गया, तब तक इनकी मौत हो गई। तो देवबंद में दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें सामने आई हैं। अगर एक वीवीआईपी व्यक्ति को भी अस्पताल में इलाज नहीं मिलता है तो आम आदमी को सरकारी अस्पतालों में इलाज कैसे मिलता होगा, ये आप स्वतः अंदाजा लगा सकते हैं। तो देवबंद से ये बड़ी खबर दिखा रहे हैं और ये संवेदनहीन स्वास्थ्य महकमे की तस्वीर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मृतक को ना बेड मिला है ना स्ट्रेचर मिला है और स्वास्थ्य मंत्री जहां बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग की बड़ी चर्चाएं उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद व्यवस्थाओं का दावा करते हैं। और इस दौरान मेडिकल कॉलेज की प्राचार्य को जब फोन किया गया तो उन्होंने फोन उठाना मुनासिब नहीं समझा। तो पिता की लाश को बेटा अपने गोद में लेकर जा रहा है, इससे ज्यादा शर्मनाक तस्वीर क्या हो सकती है। उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे की ये तस्वीर आप अपनी आंखों से देखिए और अंदाजा लगाइए कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग कितना मजबूत है, कितना स्वास्थ्य विभाग में लोगों को कैसे इलाज मिलता होगा। आप इन तस्वीरों को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। देवबंद से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें, निश्चित रूप से आपका दिल रोने लगेगा इन तस्वीरों को देखकर। पिता की लाश बेटा अपनी गोद में लेकर जा रहा है। अगर आम आदमी की बात करें तो कैसे उसको इलाज मुहैया होगा। पिता को न बेड मिला है न स्ट्रेचर मिला है और अस्पताल में एडमिट भी नहीं किया जा रहा था। और बताया जा रहा है कि यूपी सरकार में पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री के ये सगे मौसा हैं और इन लोगों के साथ डॉक्टरों ने परिजनों के साथ बदतमीजी भी की है, बदसलूकी की भी शिकायत सामने आई है। तो आपको बता दें, जब इन लोगों ने अस्पताल प्रशासन की शिकायत की तो डॉक्टरों ने इनके साथ बदसलूकी की।
तो ये तस्वीरें साफ तौर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य महकमे का हाल क्या है। लोगों को सस्ती और आसानी से स्वास्थ्य संबंधी जरूरतें कैसे मिलेंगी वो आप अंदाजा लगा सकते हैं। प्रशांत त्यागी हमारे साथ देवबंद से हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, ये तस्वीरें अपने दर्शकों को हम दिखा रहे हैं, निश्चित रूप से ये दिल दहला देने वाली हैं। क्या है पूरा मामला? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, जब एक प्रदेश सरकार के कद्दावर मंत्री, मुख्यमंत्री के करीबी मुख्यमंत्री माने जाते हैं कुंवर ब्रजेश सिंह, उनके सगे मौसा के साथ इस प्रकार का व्यवहार एक राजकीय अस्पताल में किया जाता है, मेडिकल कॉलेज के अंदर किया जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बड़गांव थाना क्षेत्र का ये गांव शिमलाना पड़ता है। यहाँ के ही ब्रजेश सिंह के जो मौसा हैं उनकी हालत खराब थी, परिजन हॉस्पिटल के लिए पहुंचे थे, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ना उनको वहां पर भर्ती किया गया, ना उनको स्ट्रेचर दिया गया और ना ही एम्बुलेंस मुहैया कराई गई। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी व्यवस्था को सरकार पर बड़ी चोट ये कहीं ना कहीं व्यवस्थाओं को लेकर की जा रही है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए ये जो व्यक्ति जो बीमार बताए जा रहे थे, जिनको एडमिट कराना था, इनकी मौत हो चुकी है? हाँ जी बिल्कुल, इनकी मौत हो चुकी है और इनके जो परिजन है वो सबको लेकर वहां से निकल चुके हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं राज्य मंत्री के हड़काने के बावजूद भी स्वास्थ्य महकमा सोता रहा और जिस प्रकार से परिणाम स्वरूप उनके इलाज में देरी हुई और उनकी मौत हो गई, तो कहीं ना कहीं बड़ी बात है अपने आप में। और स्वास्थ्य सेवाओं की भी ये दावों की जो सरकार करती है उसकी भी ये पोल खोलने वाला कदम है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए, राज्य मंत्री के रिश्तेदार हैं, राज्य मंत्री का अब तक कोई रिएक्शन आया है? क्या कार्रवाई हो सकती है अस्पताल प्रशासन पर? बिल्कुल, राज्य मंत्री का भी इस मामले में कोई रिएक्शन नहीं आया है। हालांकि मीडिया के लोग उनसे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ये मामला है, हाई प्रोफाइल मामला है, अपने आप में स्वास्थ्य सेवाओं पर ये बड़ी चोट है। और किस प्रकार से जब एक राज्य मंत्री के परिवार के व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना हो जाती है तो आम आदमी की सरकारी हॉस्पिटलों में क्या स्थिति होगी, ये अपने आप में एक बयान की भर है। जी प्रशांत, अगर बात की जाए देवबंद में क्या स्वास्थ्य महकमे का इतना बुरा हाल है? जब एक राज्य मंत्री के रिश्तेदार को इलाज नहीं मिलता, राज्य मंत्री का फोन भी आता है, अस्पताल महकमा इतना ज्यादा लापरवाह सामने मतलब आ रहा है, देवबंद में यही हालत है क्या? बिल्कुल, मैं बात करूं, ये देवबंद का हॉस्पिटल नहीं है, ये राजकीय मेडिकल कॉलेज है, सहारनपुर में पिलखनी पड़ता है, सरसावा के पास। ये वहां का पूरा मामला है। जो मृतक है वो देवबंद क्षेत्र के गांव महेशपुर के रहने वाले हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये पूरा मामला एक बड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर एक बड़ी चोट है। जिस प्रकार से आम राज्य मंत्री के सगे मौसा के साथ इस प्रकार का वो व्यवहार है, आखिर उनकी मौत हो जाती है, तो कहीं ना कहीं आम आदमी की क्या हालत है ये अपने आप में साफ दर्शाता है। जी प्रशांत, इस अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, देवबंद से ये दिल दहला देने वाली तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे थे। आपको बता दें, जिस तरीके से राज्य मंत्री के सगे मौसा बताए जा रहे हैं, उनके साथ अगर अस्पताल प्रशासन ऐसा व्यवहार करता है, उनको इलाज नहीं मिलता है, बेड और स्ट्रेचर भी नहीं मिलता है, तो आम आदमी को कैसे समुचित इलाज उत्तर प्रदेश में मिलता होगा, आप कयास लगा सकते हैं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबर हल्द्वानी से है, जहां यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अल्लावरू हल्द्वानी पहुंचे हैं। राष्ट्रीय प्रभारी का आपको बता दें, पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा है। उन्होंने कहा है कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाएगी। जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन करने जा रही है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं द्वारा अहम भागीदारी बताते हुए एकजुट होकर भाजपा को कड़ी शिकस्त देने की बात कही है। काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है, ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसे तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस
और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छे परिणाम लाने में बहुत योगदान देगी। बात अगली खबर की। कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र में डेंगू से हो रही मौतों को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच राजनीतिक सड़कों पर उतर आई है राजनीति। डेंगू से कोटद्वार में हो रही मौतों को लेकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया और नगर निगम की मेयर का पुतला फूंक कर अपना आक्रोश व्यक्त किया। दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भाजपा पर जवाबी जुबानी हमला बोलते हुए मेयर का बचाव किया। एक हफ्ते से जैसी सूचनाएं मिल रही हैं, जैसे देखने को मिल रहा है, कोटद्वार में आए दिन लगातार मौतें बढ़ रही हैं और डेंगू ने पूरे कोटद्वार में पांव पसार लिए हैं। कोई घर ऐसा नहीं है जहां पे डेंगू से दिक्कत नहीं हो रही है। दूसरी तरफ नगर निगम जिनकी ये जिम्मेदारी थी कि फॉग मशीन से मच्छरों को भगाने का काम किया जाए, कीटनाशक छिड़काव किया जाए। आपदा के बाद पूरी गंदगी शहर के अंदर फैली हुई है, जिसके कारण मच्छरों ने तांडव मचा रखा है और आज हालात ये हैं कि प्रत्येक घर में आज एक डेंगू का मरीज मिल रहा है, लेकिन ये लोग सो रखे। अगली खबर चंपावत से है, जहां जिला पुस्तकालय का जिलाधिकारी नवनीत पांडे ने निरीक्षण किया है, जिसमें पठन पाठन को लेकर बताया गया है कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा इसका विस्तारीकरण किया जाना है। उन्होंने बताया कि जनपद एवं आसपास के ग्रामीण इलाकों से छात्र छात्राएं पुस्तकालय में अध्ययनरत रहते हैं, जिसको लेकर जल्द ही इसका विस्तार भी किया जाएगा। पुस्तकालय को देखकर तो मुझे बहुत प्रसन्नता हुई कि वहाँ बच्चे करीब 100-125 बच्चे थे जो बड़ी लगन से वहाँ मेहनत कर रहे थे। अब मुझे बताया गया कि मुख्यमंत्री घोषणा भी एक स्वीकृत है और हम उसके विस्तारीकरण के लिए बात कर रहे हैं और उनके लिए और जो बेहतर सुविधाएं हम कर सकते हैं ज़रूर करेंगे। जिला अस्पताल में भी मेरा आज पहला विजिट था। काफ़ी आज मतलब देखा करीब 400-450 की पेशेंट्स की ओपीडी थी और उसमें जो वहाँ पे वर्तमान में जो अवस्थापना है उसमें क्या क्या सुधार हो सकते हैं, इस संबंध में हमारे अभी जो नए वहाँ पे PMS आए हैं उनको हमने निर्देश दिए हैं। उम्मीद है कि अगले 15 दिन में कुछ व्यवस्था सुधार चाहिए। अब बात अगले अहम खबर की। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने हल्द्वानी मटर गली के समीप नजूल भूमि में बनी व्यायामशाला की भूमि पर अतिक्रमणकारियों पर कब्जा किए जाने और उन्हें हटाए जाने को लेकर कोर्ट की खंडपीठ ने राज्य सरकार को आपत्ति दर्ज कराने के लिए 6 दिसंबर तक का समय दिया है। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 6 दिसंबर की तिथि नियत की है। रिपोर्ट का निष्कर्ष ये निकलता है कि जो धर्मशाला है, बच्चीगौड़ धर्मशाला में ही है, व्यायामशाला स्थित है और इसमें ये खसरा नंबर 636 का पार्ट है और खसरा नंबर 636 करीब 5 एकड़ से ज़्यादा की ज़मीन उसमें इन्वॉल्व है। उस 5 एकड़ में सिर्फ 20 लोगों ने ही अपनी जगह को फ्री होल्ड कराकर उसमें अपने राइट डिक्लेयर करवाए हैं और उसके अलावा सैकड़ों वहाँ पर कमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट हैं, दुकानें हैं, मकान हैं और एक स्वराज आश्रम है और भी बहुत सारे वहाँ पर भवन स्थित हैं जो कि पूरी तरह से सरकारी ज़मीन जो कि नजूल लैंड है उस पर बने हुए हैं और उन पर उनका कोई भी मालिकाना हक रेवेन्यू रिकॉर्ड के हिसाब से नहीं है। तो ये रिपोर्ट आज हमने न्यायालय में पेश कर दी थी, आज उस पर सुनवाई थी। इस पर न्यायालय ने संज्ञान लिया है और सरकार के अधिवक्ता से कहा है कि अगर उनको इस पर कोई आपत्ति दाखिल करनी है तो दाखिल करें और मामले की सुनवाई अब 6 दिसंबर को होगी। उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।